कहते हैं घर में बर्तन होंगे तो टकराएंगे तो जरूर, ये समझ में आता है। लेकिन अगर बर्तन पूरा दिन और हर घड़ी आपस में टकराते रहे तो होगा ये कि घर में रहने वालों का सर दर्द हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल था सुमित्रा के घर में, जिसकी दोनों बहुओं को बस मौका चाहिए था एक दूसरे से भिड़ने का, जिससे पूरा घर उनसे परेशान रहता था। हाँ, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए अपने मायके वालों की चीज़ों का दिखावा करने का, और कुछ तो तुम्हें आता जाता है नहीं। अब क्या करे, जिसके मायके वाले इतना भेजेंगे वो दिखाएगा तो सही ही। अब आपके मायके वाले नहीं भेजते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। देखो कविता, अब तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो, समझी? छोटी बहू हो तो छोटी ही बन के रहो। हाँ, जैसे आप तो बड़ी बहू होने की मर्यादा रखती है ना, जब देखो चिल्लाने को चिखने को तैयार। तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है? जब से घर में आई हो बस क्लेश ही क्लेश होता आया है। हाँ, क्योंकि आप मुझसे इतना जलती जो है। आपको पता है मैं आपसे हर मामले में आगे हूँ, इसीलिए तो जब देखो मुझे सुनाती रहती हैं आप। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो दो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। तुम दोनों को और कुछ सोचता भी है या नहीं? माँ जी, आप तो जानती हैं मैं कितनी सीधी हूँ। ये कविता ही जब देखो मुझसे लड़ती रहती है। अरे चुप करो, तुम दोनों में से कोई भी काम नहीं है। रोज देखो लड़ लड़ के सबका जीना मुश्किल कर दिया है। तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे बीच में पिसते रहते हैं। आज रवि का जन्मदिन है, रात को उसके लिए केक काटेंगे। अगर तुम दोनों ने आज रात को कोई भी तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी दोनों? लीना और कविता का कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो एक दूसरे से झगड़ा ना करे। इनकी इस लड़ने झगड़ने की वजह से घर के सारे लोग इनसे परेशान रहने लगे। आज रवि के जन्मदिन पर सुमित्रा ने दोनों को वार्निंग दी थी, पर शायद इन दोनों पर उसका भी असर नहीं हुआ। देखिए, ये केक मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाया है। स्ट्रॉबेरी केक है, आपका फेवरेट। तुम तो ऐसे कह रही हो जिसे खुद के पैसों से मंगवाया हो। पैसे तो देवर जी से ही लिए हैं ना। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो पैसे उड़ाती फिरूं। अगली बार भैया के जन्मदिन पे आपने इतना महंगा केक मंगवाया था, मैंने कुछ कहा था क्या आपसे? हाँ, कहा था ना। आपको याद है माँ जी, इसने आपसे मेरी शिकायत कर दी थी कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ। आज खुद की बारी आई है तो देखिए कितनी सीधी बन रही है। अच्छा, तभी आप इस बात का बदला ले रही हैं ना मुझसे। आप भी तो भैया के जन्मदिन पे उनके साथ बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। ये पैसे की बर्बादी नहीं है। और तुम कौन सा आज घर में बैठी थी? सुबह से कभी बाजार, कभी होटल, कभी यहाँ। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, फिर मुझसे कहना। हे भगवान, सुबह ही कहा था दोनों से कि आज कुछ तमाशा मत करना, फिर भी शुरू हो गई दोनों। और नहीं तो क्या, आज रवि का जन्मदिन है, कम से कम आज तो चुप रहो। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। आप चाहती थी कि मेरे पति का जन्मदिन खराब हो जाए। अब तुम फिर से शुरू मत हो कविता। तुम्हारा पति? अरे सबसे पहले ये मेरा देवर है। देखा देवर जी, देखा, ये अब हम दोनों के बीच में भी आग लगाना चाहती है। हाँ, भड़का लीजिए इन्हें, आपको और आता ही क्या है। अरे बस चुप हो जाओ दोनों, मुझे काटना ही नहीं केक, मैं जा रहा हूँ बाहर। चलिए भैया। हो गई खुश दोनों, मिल गई तसल्ली। कहा था कम से कम आज के दिन चुप रहना, पर नहीं, कर दिया दोनों का मूड खराब। अब बैठकर खाओ केक दोनों। सुमित्रा के लाख समझाने के बाद भी लीना और कविता पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो हर खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार हो या कोई आम दिन ही क्यों ना हो, हमेशा ही घर में क्लेश करती रहती। लीना, कविता, दोनों यहाँ आओ। हाँ माँ जी, कहिए। देखो, मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि ये क्लेश करना और लड़ना बंद कर दो, लेकिन तुम दोनों पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। लगता है मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अरे पर माँ जी, मैं कहाँ। चुप, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी। वही तो, भाभी की तो आदत ही है बीच में बोलने की। अरे चुप करो दोनों। आज मैंने घर की शांति के लिए शांति पाठ रखवाया है, समझी? उसमें पड़ोस की महिलाएं और हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, इसलिए मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि आज शाम को ऐसा कुछ भी मत करना
जिससे हमारे घर की इज्जत चली जाए। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं भला क्यों ऐसा कुछ करने लगी? मैं तो कभी भी इस लड़ाई झगड़े के समर्थन में नहीं होती हूँ। ये तो बस कविता शुरू कर देती है तो देखो कितनी भोली बन रही है भाभी, जैसे दूध की धुली हुई है। देखो, अगर तुम दोनों से यह नहीं होगा ना कि शांत रह सको, तो तुम दोनों शाम को आना ही मत शांति पाठ में, ठीक है? मैं अकेले ही सब देख लूँगी, कम से कम घर की इज्जत तो रह जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इनका तो पता नहीं माँ जी, पर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं प्रसाद और शांति पाठ का सारा सामान तैयार कर दूंगी और मेहमानों का भी ध्यान रख लूँगी। तुम पहले खुद का तो ध्यान रख लो। माँ जी, आप इस पर भरोसा मत कीजिए, ये तो खुद को सजाने में ही लगी होगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी अच्छे से। हाँ, वो तो दिख ही रहा है क्या कैसे संभालने वाली हो। पता नहीं क्या कांड करने वाली हो आज तुम दोनों। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। लीना और कविता को झगड़े से रोकना मतलब बंदर को केले खाने से रोकना था। दोनों को सुमित्रा चाहे कितना भी समझा ले, उन दोनों पर कोई असर नहीं होने वाला था। शांति पाठ चल रहा था। उस वक्त दोनों दिखा तो ऐसे रही थी कि साथ काम कर रही हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मैंने कहा ना, मैं पानी सबको देकर आती हूँ, आप क्यों बीच में आ रही हैं? माँ जी ने मुझे पानी लाने को कहा था ना, तुम बीच में आ रही हो। तो पानी के गिलास मैंने भरे हैं तो मैं ही ले जाऊंगी ना। देखो, बाहर मेहमान बैठे हैं, ज्यादा बहस मत करो, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। तो आप मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाती? हाँ, जैसे तुम सबके लिए पानी ले जाकर अच्छी बहू बन जाओ और मैं बुरी बन जाऊं। माँ जी ने मुझे कहा है पानी ले जाने को, तो मैं ही ले जाऊंगी, हटो। कविता और लीना एक दूसरे को पानी से भरी ट्रे लेते हुए हटाने लगी और उनके हाथ से पानी के गिलास गिर गए। इतना ही नहीं, उनकी बातें भी सब लोगों ने सुन ली थी और सारी औरतें हंसते और मजाक बनाते हुए वहां से गई। एक दिन तुम दोनों से लड़े बिना नहीं रहा गया। सबके सामने बेइज्जती करवा दी मेरी। सारी औरतें मुझ पर हंस रही थी, कह रही थी, देखो जरा सुमित्रा की बहू है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है। वो माँ जी, मैं नहीं, ये तो। अरे चुप करो दोनों, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप इन दोनों से और क्या उम्मीद कर सकती हैं माँ? अरे मल्लिका बेटी, तू कब आई? मैं तो शांति पाठ के वक्त ही आ गई थी, पर इनकी करतूत देखकर शर्म आ गई, इसलिए सामने नहीं आई। अरे मल्लिका बेटा, अब तू ही इन्हें कुछ समझा। आपको लगता है कि ये समझने के लायक है माँ? अरे दोनों गंवार है, गंवार। दीदी, ऐसा मत कहिए ना। तो और क्या कहूँ? जैसे तुम दोनों लड़ रही थी, उससे तो यही लग रहा था। मोहल्ले की सारी औरतें मजाक बना रही थी तुम दोनों का। पता नहीं कैसे झेलती है मेरी माँ तुम दोनों को। पर मैं एक बात कह देती हूँ, जब मैं यहाँ हूँ मुझे ये तमाशा नहीं चाहिए, समझी दोनों? मल्लिका के डांटने से लीना और कविता दोनों को बुरा लगा और अब मल्लिका के सामने ये दोनों कैसे चुप रहती हैं वो तो उन दोनों को ही पता था। लीना और कविता की लड़ने की आदत से पूरा परिवार परेशान हो चुका था, पर वो दोनों थी कि किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं थी। पर मल्लिका, जो लीना और कविता की बड़ी ननद थी, उसने आकर दोनों को पहले दिन ही ऐसी डांट लगा दी, लेकिन इसके बाद दोनों का चेहरा उतर सा गया था। मल्लिका, अच्छा हुआ तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई। अरे कितना वक्त हुआ तू अपने मायके में रहने ही नहीं आई। हाँ माँ, इसीलिए इस बार मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहूँगी। लीना और कविता, यहाँ आओ दोनों। जी दीदी, आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज मुझे कुछ स्पेशल खाने का मन है। हाँ दीदी बताइए ना, मैं बना देती हूँ। तो सुनो, एक तो पाव भाजी बना देना, दूसरा मलाई पनीर भी बहुत पसंद है, और चावल रोटी तो बनेगी ही, साथ में टमाटर का रायता, थोड़े पकौड़े और बस मीठे में ना हलवा बना लेना। हैं? ये सब एक साथ बनाना है दीदी? तो क्या एक साल बाद बनाओगी दोनों? माँ ने तुम दोनों को सर पे चढ़ा रखा है, काम धाम तो कुछ करती नहीं, बस पूरा दिन बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। अरे जाने देना मल्लिका, दोनों लड़ती हैं पर इतनी बुरी नहीं है। तुम चुप रहो माँ, अब जाओगी यहाँ से या यहीं खड़ी रहोगी? नहीं बनाना ये सब खाना तो बता दो, मैं खुद बना लूँगी।
अरे नहीं नहीं दीदी, हम बना देते हैं ना, मैं मदद कर देती हूँ कविता की। ठीक है, पर जल्दी बनाना सब कुछ। मल्लिका का इस तरह हुक्म चलाना लीना और कविता दोनों को बुरा लगा। जब वो दोनों किचन में पहुंची तो दोनों मल्लिका के लिए बोलने लगी। माना कि बड़ी ननद है हमारी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कुछ भी बोलेंगी। अरे जरा देखो तो कैसे हुक्म चला रही हैं। सही कहा आपने भाभी, इतना सब एक दिन में कोई बनवाता है क्या भला? कितना वक्त लग जाएगा ये सब बनाने में? अरे लाना, मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर अगर देर हो गई तो दोनों को ही सुनाएगी महारानी। थैंक यू भाभी। लीना और कविता ने साथ मिलकर सारा खाना बना लिया और सब लोग टेबल पर भी बैठ गए। कविता, ये कैसा खाना बनाया है? ये मलाई पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे दीदी, कविता की कोई गलती नहीं है, मलाई पनीर मैंने बनाया है। पर मलाई पनीर तो बहुत अच्छा बना है दीदी, अब क्यों भाभी को डांट रही हैं खामखा? अब तुम दोनों मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? हाँ, अरे मल्लिका दीदी छोड़िए ना, आप ये पाव भाजी खाइए, ये बहुत अच्छी है। मेरा भाई कहता है तो मान लेती हूँ। चलो रवि, राकेश, मैं सोच रही थी कि कल हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ, मज़ा आएगा, चलते हैं ना। कल वो पिकनिक पे चले जहाँ हम तीनों बचपन में जाते थे। अरे हाँ, मज़ा आएगा, वहीं चलते हैं। कितने दिन हो गए हम वहाँ गए भी नहीं, हम तीनों वहाँ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। पर तुम नहीं चल सकती वहाँ, यहाँ घर में काम कौन करेगा? माँ करेंगी क्या अकेले काम? एक काम करना, लीना और तुम घर पे ही रुकना, हम तीनों वहाँ होकर आएंगे। मल्लिका दूसरे दिन अपने भाइयों के साथ सुबह ही घूमने निकल गई और यहाँ लीना और कविता घर के कामों में लगी हुई थी। कैसी ननद है ये, हम यहाँ घर के कामों में लगे हुए हैं और खुद हमारे पतियों के साथ निकल गई घूमने। और नहीं तो क्या, और हमारे पतियों ने भी हमसे एक बार नहीं कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। निकल गए अपनी बहन के साथ। हाँ भाभी, मल्लिका दीदी जब से आई है तब से हमें या तो डांटती रहती है या ताने मारती है या तो घर के काम दे देती है। पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। अरे पर अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ कह भी तो नहीं सकते। माँ जी और हमारे पति हम पर ही भड़क जाएंगे। घर की बड़ी बेटी है, सबकी लाडली है। पर भाभी, हम कितने दिन ऐसे ही सहन करते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ अब वो हमें कुछ कहे ना कहे, हमें मिलकर उन्हें जवाब देना चाहिए, तभी उनको एहसास होगा कि हम भी इंसान हैं, कोई खिलौना नहीं। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। अब अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो देख लेंगे कि क्या करना है। मेरी तो कमर दुख रही है काम करते करते। अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं काम कर लेती हूँ। मैं आपको कितना गलत समझती थी भाभी। मुझे लगता था कि आप मुझसे जलती हैं, मुझे ताने मारती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आपने कितनी बार मुझे मल्लिका दीदी की डांट से बचाया है, मेरी काम में मदद की है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अरे मैं भी तो गलती थी, मैं बड़ी हूँ, मुझे समझना चाहिए। उल्टा मैं ही तुम्हें भला बुरा कहती रही, तुमसे लड़ती रही। तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना मैं तुम्हें कहती आ रही थी। मुझे भी माफ़ कर दो कविता, मैंने तुम्हें गलत समझा। भाभी, अब ना हम मिलकर मल्लिका दीदी को सबक सिखाएंगे, ठीक है? अरे वो हमेशा कहती है ना कि हम लड़ते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, घर की इज्जत नहीं रखते। अब उन्हें दिखाएंगे कि हम दोनों मिलकर क्या क्या कर सकती हैं। आ जाने दो उन्हें। उनके भाइयों के सामने अपनी तारीफ ना करवाई ना तो हमारा नाम भी लीना और कविता नहीं। लीना और कविता अब एक हो चुकी थी। उन दोनों ने अपने पतियों के और मल्लिका के आने से पहले अपने पतियों की पसंद की सारी चीज़ें बना दी और टेबल पर फूल रखकर सजा भी दी। जब दोनों भाई अपनी बहन के साथ वापस आए, वाह क्या खुशबू आ रही है, तुम दोनों ने इतना सब बनाया है। अरे भैया, ये सब तो हम दोनों की पसंद का खाना है। ये सब तुम दोनों ने हमारे लिए किया? हाँ, आप दोनों को सरप्राइज़ जो देना था इसलिए बस आप दोनों के लिए बना दिया। आप दोनों को कैसा लगा ये सब कुछ? इतना भी कुछ खास नहीं, ठीक ठाक ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब अरे नहीं दीदी, आप कैसी बात कर रही हैं? इन दोनों ने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है। मैं तो सच में आज बहुत खुश हूँ।
टेबल तो खूबसूरत है ही, लेकिन खाना भी लाजवाब है। सच में आप दोनों को अच्छा लगा ना? अरे इतना अच्छा लगा कि मैं आप दोनों को कल शॉपिंग पे ले जाऊंगा। अरे वाह, सच में? पागल हो गए हो क्या दोनों? शॉपिंग पे ले जाओगे अपने पत्नियों को? कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, समझे? हाँ, अगर दीदी को पसंद नहीं तो रहने दीजिए। हाँ, शायद दीदी को हमारा कुछ भी करना पसंद नहीं, रहने ही दीजिए। हम तो आपकी खुशी में ही खुश हैं। क्या दीदी, टोक दिया ना दोनों को? अब देख नहीं रही कितनी कोशिश करी है दोनों आपको और हमें खुश करने की, और आप है कि जब से आई है दोनों को बस डांट रही है। और नहीं तो क्या, आपने ये भी नहीं देखा कि वो तो अब लड़ती भी नहीं, प्यार से रहती है। कम से कम आप उनकी कोशिश की तारीफ तो कर ही सकती हैं। अब तुम दोनों अपनी बड़ी बहन से ज़ुबान लड़ाओगे? ठीक है, ये अच्छी है दोनों, मैं बुरी। आप खुश? अरे मल्लिका, अब बता भी देना सच सबको, क्यों नाटक कर रही है? अब तो ये दोनों भी सुधर गई है। अरे माँ चुप रहो ना तुम। अरे चल तू मत बता, मैं ही बता देती हूँ। मल्लिका ने ये सब नाटक इसलिए किया कि ये दोनों आपस में लड़ाई करना बंद कर दे, और इसीलिए ये बुरी बन गई, जिससे ये दोनों आपस में मिलकर इसके खिलाफ हो जाए। और हम दोनों आपको ही गलत समझ रहे थे दीदी, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ दीदी, गलती तो हमारी थी कि हम ही हमेशा लड़ती रहती हैं, और आपकी वजह से हम एक हो पाए। हमें माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम सबको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब तुम दोनों एक साथ हो। वाह दीदी, हमारी बीवियाँ शेर और आप तो सवा शेर निकली। लखनऊ में मोना अपनी 2 सहेलियों के साथ एक फ्लैट में रहती थी। यूं तो मोना देखने में आम लड़कियों की तरह ही लगती थी, पर उसकी पसंद और हरकतें उसके बारे में कुछ और ही बयां करती थी। वो हंसते हंसते यूं खामोश हो जाया करती थी, जैसे कि कुछ ऐसा देख पा रही हो जिससे उसके आसपास के लोग अनजान हो। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और मोना भागकर बारिश में चली जाती है। अरे मोना, तू पागल है क्या? तुझे सर्दी लग जाएगी, जल्दी अंदर आ। देख कितनी तेज बिजली कड़क रही है। इस बिजली की चमक को तो देखो, ऐसा नहीं लगता कि कुछ कहना चाह रही हो? हाँ हाँ, बहुत कुछ कहना चाह रही है। अगर गिर गई ना बिजली तुझ पर, तू कभी कुछ कहने लायक नहीं बचेगी। चल शांति से अंदर। पूनम मोना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए प्लॉट में ले आती है। अरे मोना, तू इतना भीग कैसे गई? हाँ दे यार, तू भी पता नहीं तुझे तूफान से ऐसा क्या प्यार है। जा तू अपने कपड़े बदल ले, मैं गरम गरम चाय लाती हूँ। चाय पीकर तू थोड़ा आराम कर लेना, वरना तुझे सर्दी लग जाएगी। मोना चाय पीकर सो जाती है और कुछ घंटे बाद अचानक से उठती है और सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर एकटक देखती ही जाती है। क्या हुआ मोना, तू ये घड़ी को टुकुर टुकुर क्या देख रही है? कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया ना? मैंने सपने में देखा कि पूनम बाथरूम में बहुत जोर से फिसल। मोना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक उन लोगों को पूनम की चीख सुनाई देती है। दोनों भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि पूनम जमीन पर गिरी हुई है। पता नहीं यार कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरी कमर में बहुत तेज मोच आ गई है यार। आई थिंक मुझे कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट ही करना होगा। देखा मैंने कहा था ना, बिल्कुल यही दृश्य मैंने अपने सपने में देखा था और वैसा हो भी गया। अरे यार मोना, फॉर गॉड सेक, अभी तो तुम चुप बैठ जाओ। क्या तुम भी घूम फिरकर अपने सपनों की दुनिया में चली जाती हो? ये बस एक कोइंसिडेंस है, बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है और इत्तेफाक हो भी नहीं सकता। तुम लोग मानो या ना मानो, अब से मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगी ही नहीं। मोना जो भी चीज सपने में देखती थी वो हकीकत में हो जाया करती थी, पर मोना के सारे दोस्तों को ये सब बस एक इत्तेफाक लगता था। एक दिन तीनों फ्रेंड एक गार्डन में बैठे हुए होते हैं। अचानक मोना की आंख लग जाती है और वो सपना देखती है कि शीतल का एक्स बॉयफ्रेंड एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। मोना सपना देख ही रही होती है कि अचानक शीतल मोना को हिलाकर उठाती हुई बोलती है, उठ यार मोना, घर नहीं चलना क्या? यहाँ भी सो गई तू? हाँ शायद मेरी आंख लग गई थी।
अच्छा ये सब छोड़, तुम दोनों मेरी बात सुनो। आज प्रेम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। He wants to marry me। प्रेम? प्रेम कौन? वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? पर तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका था ना? हाँ, बट आज उसने मुझे कॉल किया और अपनी गलती की माफी भी मांगी। वो बिल्कुल बदल चुका है और अब वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बीवी बनाना चाहता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने सपने के बारे में शीतल को बताऊंगी तो वो समझेगी कि मैं उससे जलती हूँ। मोना शीतल से कुछ भी नहीं कहती, पर मन ही मन बहुत घबरा जाती है। अगले दिन प्रेम शीतल से मिलने उसके फ्लैट पर आता है। उसकी लाल आंखें और बड़े बड़े दांत होते हैं, पर शीतल के फ्लैट के अंदर जाने से पहले वो अपना भेस बदल लेता है। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम सब? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हें? मोना, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम प्रेम से? मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्रेम मुझसे मिलने आने वाला है। शायद तुम भूल गई होगी। ये सब छोड़ो, प्रेम तुम बैठो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई हैं। कुछ भी करके मुझे इस वैम्पायर को यहाँ से भगाना ही होगा, पर मैं करूँ भी तो क्या? मोना किचन से चाय लेकर आती है और चाय की गरम गरम प्याली प्रेम के ऊपर गिरा देती है। ये सब क्या मजाक है? ओ सॉरी प्रेम, माय मिस्टेक। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना मोना? जब से प्रेम आया है तुम अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो। मुझे पता था तुम मेरी खुशियों से जलती हो, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैंने गलती कर दी जो अपने फ्लैट में तुम्हें रहने दिया। निकल जाओ मेरे घर से। तुम भली ही मुझे इस घर से निकाल दो, पर ये बात जान लो, प्रेम एक वैम्पायर है, वैम्पायर। ओ गॉड मोना, पता नहीं किस जमाने में रहती हो तुम। एनीवेज, जो होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे। तुम हम लोगों की चिंता मत करो और अपने लिए कोई और घर देख लो। मोना अपने दोस्तों के घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, अब से मैं सोऊंगी ही नहीं। मोना इसी तरह 3 दिन बिना सोए निकाल देती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे गहरे काले गड्ढे पड़ जाते हैं और चौथे दिन अचानक उसकी आंख लग जाती है और सपने में वो देखती है कि वो लाल रंग की गाड़ी में शीतल और प्रेम की शादी रोकने जा रही है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो शादी रोक नहीं पाती और प्रेम अपने लंबे लंबे दांत शीतल के गले में गड़ाकर उसका खून पी जाता है और शीतल वहीं मर जाती है। हे भगवान, मैं क्यों सो गई? ये कैसा सपना था? अगर मैं शादी रोकने गई तो बिना एक्सीडेंट हो जाएगा, पर मैं करूंगी भी तो क्या? पूनम को फोन करती हूँ। हेलो पूनम, मुझे शीतल से बात करनी है, प्लीज, इट्स अर्जेंट। शीतल की तो आज शादी है मोना, वो बहुत बिजी है, तुमसे बात नहीं कर पाएगी। मोना को कुछ समझ नहीं आता। वो एक कैब बुक करती है। वो कैब एक लाल रंग की गाड़ी होती है, हूबहू वैसी ही जैसी मोना को सपने में दिखी थी। मोना फौरन गाड़ी में बैठ जाती है और शीतल की शादी रुकवाने निकल पड़ती है। रास्ते में उनकी कार के आगे एक ट्रक आ जाता है और मोना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। मोना होश में आती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। आज पूरे 2 दिन बाद तुम होश में आई हो। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, कोई तुम्हें यहाँ एडमिट करवा कर गया है। शीतल, मुझे शीतल से बात करनी है। मोना फोन उठाने के लिए आगे बढ़ती है। उसकी नजर फोन के बगल में रखे एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसकी हेडलाइंस कुछ ऐसी होती है। शीतल नामक एक नवविवाहिता की लाश उसके कमरे में पाई गई। शरीर में कोई चोट के निशान नहीं मिले, बस गले पर बड़े बड़े दांतों के निशान पाए गए। पुलिस अब भी खूनी की तलाश में लगी हुई है। मोना फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी। अखिलेश जी की उम्र लगभग 60 साल थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां निधि और पूजा और एक बेटा अक्षय। अखिलेश जी अपनी दोनों बेटियों और बेटे की शादी करके फ्री हो चुके थे। बेटे और बहू का स्वभाव अच्छा होने के कारण उनका जीवन काफी अच्छा गुजर रहा था। अखिलेश जी की दोनों बेटियां मायके आई हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। देखो पूजा,
तुम्हें तो कितने पैसे वाला ससुराल मिला है, मेरा ससुराल उतने पैसे वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है निधि, लेकिन पैसे वाले होते हुए भी बड़े ही अजीब किस्म के लोग हैं मेरे ससुराल वाले। ऐसा क्यों कह रही हो? सब ठीक तो है? क्या ठीक है? इतना पैसा होते हुए भी सोच समझकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कहीं आने जाने की आजादी नहीं, कपड़े भी पहनो तो उनकी पसंद के। लगता है ससुराल नहीं किसी जेल में रह रही हूँ। तू बता, तेरे यहाँ कैसा माहौल है? हाँ, ये बात तो सच है कि मेरे ससुराल में पैसों की थोड़ी कमी है। मेरा मतलब हमारी हालत ठीक ठाक है, लेकिन वो लोग मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं करते। मैं तो अब नौकरी भी करने लगी हूँ ना। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे पूरी आजादी है। कोई मुझे किसी चीज के लिए रोकता नहीं, प्यार भी बहुत करते हैं। मुझसे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, कम से कम खुलकर जी तो सकती हो। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जब हाथ में पैसे ही ना हो तो किस बात का खुलकर जीना। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ही है। अब अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। तभी वहां पर अखिलेश जी का बेटा अक्षय भी आ गया और अपनी दोनों बहनों को बातें करते देख उसने पूछा, अरे क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? इतने दिन बाद मायके आई हो, लेकिन अपने भाई से बात करने की फुर्सत नहीं। अब तुझे भी तो हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है ना भाई। सारा दिन बस पापा के बिजनेस को संभालता रहता है। पापा की सारी जमा पूंजी कहीं खुद के पास रखने का इरादा तो नहीं? हम बहनों को भी कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भाई, वैसे पूजा की बात तो सही है। अब हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, पापा की तो हर चीज पर उनके सारे बच्चों का अधिकार होना चाहिए। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों इस घर की बेटियां हैं और पापा की प्रॉपर्टी पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। आप जब चाहे अपना हिस्सा लेकर जा सकते हैं। मुझे प्रॉपर्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझे तो मेरी दोनों बहनों का प्यार चाहिए। अखिलेश जी की दोनों बेटियां वापस अपने ससुराल चली गईं। उनके जाने के बाद अक्षय ने अपने पिता से बात की। पापा, मुझे निधि और पूजा की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटियां ऐसी तो नहीं थी जो अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं पापा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। निधि और पूजा ने मुझे साफ साफ कहा है कि उन्हें भी आपकी जायदाद में हिस्सा चाहिए। आप जैसा करना चाहें कर दें, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जानता हूं बेटा, तुम बहुत समझदार हो और जीवन में मेहनत करके काफी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बात तुम्हारी समझदारी की नहीं है। मेरी दोनों बेटियों के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है और इसीलिए मैं पहले अपनी दोनों बेटियों से बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके चलते उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की बात करनी पड़ी। जैसा आपको ठीक लगे पापा। अगर आप कहें तो मैं निधि और पूजा को वापस यहाँ बुला लेता हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लेना। अखिलेश जी के कहने पर अक्षय ने अपने दोनों बहनों को फिर से मायके बुलाया। अखिलेश जी अपने दोनों बेटियों से प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते थे और जब दोनों बेटियां वापस अपने मायके आईं, तो अखिलेश जी ने उनसे बात की। तुम दोनों के जाने के बाद अक्षय ने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग को लेकर तुमने उससे कुछ बात की थी। हाँ पापा, मैंने सुना है कि नए नियमों के अनुसार अब बेटियों को भी अपने पिता की जायदाद में हिस्सा मिलता है। हाँ पापा, वैसे पूजा की बात तो सही है। और देखिए ना, मेरे ससुराल में तो वैसे भी पैसों की कमी है। पूजा के ससुराल वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मुझे तो खुद नौकरी करके कमाना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, भले ही तुम्हारे ससुराल में पैसों की कमी है, लेकिन वो लोग बहुत खुले विचारों के हैं। तुम अपनी मर्जी से खा सकती हो, पहन सकती हो, जैसे चाहे रह सकती हो, लेकिन पैसे वाला ससुराल होते हुए भी मुझे किस तरह रहना पड़ता है ये तो मैं ही जानती हूँ। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो बेटा? दोनों बहनें होते हुए भी इस तरह आपसी मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। लेकिन पापा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको हम दोनों की शादी एक जैसे घर में करनी चाहिए थी। लेकिन किसी भी बाप के लिए संभव नहीं होता, और वैसे भी शादी के बाद की जिंदगी अपनी अपनी किस्मत के हिसाब से मिलती है। मैंने तुम दोनों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश की है। पापा, आप मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हैं? अब देखिए ना, एक एक पैसे के लिए मुझे अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इतना पैसे वाला ससुराल मेरे किस काम का? मैं तो बस अपनी सिक्योरिटी के लिए आपकी जायदाद का कुछ हिस्सा मांग रही थी, ताकि कल को अगर कुछ हो जाए तो कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी तो हो पाऊं। निधि का क्या है, वो तो नौकरी करती है, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कैसे बात कर रही हो पूजा? मुझे तो वैसे ही पैसों की कमी रहती है। भगवान ना करे अगर कभी मेरी नौकरी चली गई। बस इसीलिए पापा की जायदाद में अपना हिस्सा चाहती थी, ताकि बुरे वक्त में काम आ सके।
अच्छा अच्छा, बस करो तुम दोनों बहनों, और अक्षय को 5-5 हजार रुपए दे रहा हूँ। 3 महीने के बाद मैं तुमसे इन 5 हजार रुपयों का हिसाब मांग लूंगा और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। निधि, पूजा और अक्षय की कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अपने पिता के कहने के अनुसार उन तीनों ने अपने अपने हिस्से के रुपए ले लिए। 3 महीने के बाद अखिलेश जी ने अपने तीनों बच्चों को वापस अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों ने मेरे दिए गए पैसों का उपयोग क्या किया। पापा, मैंने तो सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए, क्योंकि मेरे पति से तो मुझे बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे और अगर कुछ खर्चा कर दो तो एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना पड़ता था। मैंने उन पैसों को बैंक में जमा करवा दिया और उसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया, बाद में कभी काम आएंगे। पापा, मैंने तो उन पैसों को बिजनेस में लगाया, उनसे शेयर खरीद लिए और मुनाफा होने की वजह से पैसे 5 हजार से बढ़कर 10 हजार हो गए। बस यही बात मैं तुम तीनों को समझाना चाहता था। देखो बेटा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जायदाद का हिस्सा नहीं करूंगा। मैं तुम तीनों को अपने अपने हिस्से की जायदाद जरूर दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि इंसान पैसे का उपयोग अपनी समझ के अनुसार करता है। किसी के दिए हुए पैसे पूरी जिंदगी उसका सहारा नहीं बन सकते। यही बात तुम तीनों को समझाना चाहता था। प्रॉपर्टी जैसी चीजों पर झगड़ा करके हमें अपने आपस के प्यार को खत्म नहीं करना चाहिए। तुम तीनों को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि वक्त आने पर एक दूसरे का सहारा बन सको। निधि और पूजा को अपने पापा की बात समझ आ गई और उनके आपस का मनमुटाव भी अब खत्म हो चुका था। बहुओं को हर बात पर रोकना टोकना तो सास का काम होता है, लेकिन क्या हो जब सास बहू को कुछ बोले ही ना। ला 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 ला। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। गाना शाना वो क्या है ना, आज मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं मिलने का प्लान बना रहे हैं सारे, बस उसी की तैयारी चल रही है। लगता है कोई कॉलेज का प्यार भी आ रहा है साथ में, पुराना है। बकवास मत करो, ये सब करने नहीं जाती थी मैं कॉलेज, सब दोस्त थे। और हाँ, कुछ पैसे रख कर जाना। तभी सास की आवाज आती है, बहू खाना दे दे। वक्त नहीं है माँ जी, खुद ले लीजिए। अरे कैसी बात कर रही हो सास से, समझ रही है क्या तुम में? कैसे मतलब? दिख नहीं रहा आपको? पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे जाने दे बहू, कोई बात नहीं, ले लेती हूँ मैं। सास किचन में चली जाती है और बहू तैयारी करने। देर शाम घर के बाहर से बाइक की पी पी की आवाज आती है। ओह, लग रहा है रोहन आ गया। बहू बाहर आती है, टाइट जीन्स और टाइट टॉप पहने। माँ जी, मेरा दोस्त आ गया है, मैं आज ना पार्टी में जा रही हूँ, रात का खाना अपने और इनके लिए बना लीजिएगा, मैं खा कर आऊंगी। सास बाहर देखती है तो कोई अनजान लड़का बाइक पर खड़ा होता है। फिर वो बहू को देखती है जो बिल्कुल बहू जैसी नहीं लग रही थी। अरे क्या घूर रही है, मेरी बात हो गई है इनसे, अब कोई क्लेश ना कर दीजिएगा। मूड ऑफ हो गया तो पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, समझ रही है ना? अरे जाने दे बहू, कोई बात नहीं, आराम से मजे कर। हाँ वो तो करूंगी ही, किसी के बोलने पर थोड़ी ना चलती हूँ मैं। बहू चली जाती है। सास बेचारी किचन में लग जाती है काम पर। फिर एक रोज, रिंकी, ओ रिंकी, मेरी शर्ट की बटन टूट गई है, जरा लगा दो। सो रही हूँ मैं, वैसे भी मुझे ये सिलाई कढ़ाई नहीं आती, अपनी माँ से बोल दो। लेकिन माँ को ठीक से दिखाई नहीं देता है। अरे तो वो जो चश्मा दिलाया है ना 2000 रुपए का, वो क्या सिर्फ नोट गिनने के काम आता है? पैसा तो पूरा दिखता है तुम्हारी माँ को। तभी सास आ जाती है। अरे जाने दे बहू, देख लेती हूँ ना मैं, ला बेटा मैं टांग दूं बटन। बहू के दिन फुल ऐश में चल रहे थे। जो मर्जी करो, जैसा मर्जी बोलो, कोई ना रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे लीली, क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है, चलना कमरे में बात करते हैं। अरे पहले तेरे घर वालों से तो मिल लूं, अच्छा लगता है क्या आते ही सीधे कमरे में। तेरी सास कहाँ है? क्या है मतलब? अरे सास से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उनका होना ना होना इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पोपट की तरह है वो तो। अरे क्या सोच है तेरी, मैं तेरे बारे में ये सब जानती ही नहीं थी।
मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। ये दोनों सामने बात कर रही होती है कि सास आ जाती है। अरे लिली कैसी हो? तुम्हारी फोटो देखी थी शादी में, लेकिन फिर कभी आई नहीं तुम। लिली सास के पैर छूती है। जी माँ जी, वो क्या है ना, काम ही इतना ज़्यादा रहता है, नौकरी के साथ घर संभालना तो। हाँ चल अब ठीक है, हो गई ना बात, मिल लिया ना सास से, चल अब। हाँ जाओ, मैं कमरे में चाय लेकर आती हूँ। सिर्फ चाय नहीं, पकोड़े भी तल लेना, ठीक है? अरे कैसी बात कर रही है। आइए आंटी जी, मैं भी मदद करती हूँ। यही चाहती थी ना आप कि मेरी सहेली। अभी बहू सास को ताना देने जा ही रही थी कि सास, अरे जाने दे बहू, मैं अकेले कर लूंगी, जाओ कमरे में बैठो। दोनों सहेलियां कमरे में आती है जहां ये तो ठीक नहीं करती, क्या अपनी माँ से भी ऐसे ही पेश आती है? अरे कैसी बात कर रही है यार, ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं, रहने दे। तू रहने दे, बुरा न मानना। देखा है मैंने तेरा मायका, कैसे 2 कमरे में 8 लोग रहते थे। इतना बड़ा घर ये उसी सास का तो है। कौन सा तेरे पति ने कमाया है, ऊपर से ये ऐशो आराम। देख लीली, ज्यादा ज्ञान न दे, आराम मेरी जिंदगी में लिखा है, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? देख मैं तेरी सहेली हूँ, सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि सास की कद्र कर, क्योंकि ऐसी सास बहुत किस्मत वालों को मिलती है। बहू कुछ नहीं कह पाती। सहेली घर चली जाती है, लेकिन बहू का रवैया वैसा का वैसा ही रहता है। फिर एक दिन, बहू मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाऊं बेटा? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ का काम कौन करेगा? अब मेरे बस का नहीं है ये सारा काम करना। जाने दे बहू, नहीं जाती मैं। वैसे बस करिए माँ जी, देखिए वो छत पर अचार खराब हो रहा है, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। बहू सास के साथ ऐसे रहती जैसे कि वो सास हो। सास भी बहू की सारी हरकतें देखती, लेकिन अंत में बस इतना ही कह पाती, जाने दे बहू। फिर एक रोज, आज फिर पार्टी में जाना है, सोच रही हूँ कोई अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस पहन लूँ। बहू छोटी सी ड्रेस निकाल कर पहन लेती है। ओहो, हिल्स कहाँ है? बिना हिल्स के तो ये ड्रेस बिल्कुल खराब लगेगी। फिर वो एक लंबी सी हिल्स पहन लेती है, जिसे पहनकर उससे चला भी नहीं जाता। सास बहू को सर से पैर तक देखती है। फिर घूर कर देख रही हैं आप? जाने दे बहू, मैं तो कह रही थी कि तुझसे चला नहीं जा रहा है, तो क्या बाहर तक मैं हाथ पकड़कर छोड़ दूं? अरे बस रहने दे आप तो। बढ़िया आई। बहू टिक टिक कर बाहर चली जाती है, लेकिन काफी रात होने के बाद भी जब बहू नहीं आती है तो, बेटा बहू नहीं आई है, जरा फोन तो लगा ले। बेटा जो कि नींद में था, माँ जाने देना, किया तो फोन उठा ही नहीं रही है। सास को चिंता हो जाती है। वो घर के बाहर जाती है, जहां उसे रास्ते में बहू दिखती है, जो किनारे बैठी सो रही थी। बहू यहाँ क्यों सो रही है? बहू को होश ही नहीं रहता, वो पूरे नशे में होती है कि तभी एक पड़ोसन आ जाती है। इतनी रात में बहू नशे में? अरे कुछ कहती क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं, मेरे घर की बहू है, वैसे भी हर कोई माँ के पेट से सब सीख कर नहीं आता, खुद समझ जाएगी कि क्या सही है क्या नहीं। वैसे भी मैं माँ थोड़ी ना हूँ जो मेरी बात को समझेगी। चल मदद कर इसे घर तक लेकर जाने में। पड़ोसन और सास मिलकर बहू को घर लाते हैं, जहां अगली सुबह बहू साड़ी में, हाथ में चाय और नाश्ता लेकर सास के पास आती है। अरे बहू तू ठीक है ना बेटा? रात को ज्यादा पी ली थी बेटा, पिया ना कर, ठीक नहीं होता। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। माँ जी, हर बेटी को आपके जैसी सास मिले, लेकिन किसी सास को मेरे जैसी बहू ना मिले। माफ कर दीजिए मुझे, आपने मुझे इतना समझा और मैं। अरे बहू, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि तू खुद समझ जाएगी। जाने दे बेटा।